गुड इवनिंग। हाँ जी। हम्म। कौन सी टर्म? GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेकिन वो प्रिंसिपल से रिलेटेड है एक्चुअल में। वो प्रिंसिपल्स जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उससे उससे रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नाम जरूर आता है उसका, लेकिन वो एक्चुअल में उससे रिलेटेड नहीं है ना। वो जब प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस जब हम पढ़ेंगे तो उस समय क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो कल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट किए थे, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सारी डिटेल आपको दी गई थी। और उसके बाद फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, वैसे कल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो सबसे पहली बात तो ये आएगी कि इन्वेंट्री का मतलब क्या। इन्वेंट्री हमारे लिए कोई भी एसेट्स हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि फिनिश्ड गुड्स का जो स्टॉक है, या वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक है, या रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वही इन्वेंट्री हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इन्वेंट्री का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो, हमने अपनी कोई भी एसेट्स जो या तो सेल करने के लिए रखी हुई है, या हमने उसको प्रोडक्शन में कंज्यूम करना है, या सर्विसेज रेंडर करने के लिए रखी हुई है, तो वो सारी की सारी एसेट्स इन्वेंट्री की कैटेगरी में आ जाती है। तो आप इसके लिए क्या लिखोगे? एसेट्स हेल्ड फॉर रीसेल, मतलब वापस आपको बेचनी है वो। तो रीसेल के लिए आपने, या सेल भी लिख सकते हो, सेल के लिए रखी हुई एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, कंजम्पशन इन प्रोडक्शन। मतलब जब हम प्रोडक्शन करेंगे, माल बनाएंगे, तो उसका उपभोग करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसके लिए रखी हुई हो, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज देने के लिए रखी हुई हो, वो सारी की सारी एसेट जो है वो आपके इन्वेंट्री की कैटेगरी में। तो उन्हीं के लिए हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले तो हम बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ये इशू कब हुआ था। इशू की डेट है इसकी जून 1981। जून 1981 में इशू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा। दूसरी बात, रिवाइज्ड हुआ उसके बाद में 1 अप्रैल 99 को। इशू तो कब हुआ? जून 1981 में। रिवाइज्ड कब हुआ? 1 अप्रैल 99 को। ये दो दो डेट आपको इसकी याद रखनी है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या आ सकता है इन्वेंट्री में, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कोई भी एसेट्स जो सेल करने के लिए रखी हुई है, या प्रोडक्शन करने के लिए कंज्यूम करना है माल को, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, या सर्विसेज रेंडर करने के लिए रखी हुई है। इसके अलावा और क्या हो सकता है जो हमारी इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे? तो देखो, इन्वेंट्री में आप स्टॉक तो होते ही हैं। स्टॉक के 3 पोर्शन है, आपको पता है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड। ये तीन तो है ही। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स जो है वो भी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, इन्वेंट्री की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा लूज टूल्स जो होते हैं, फुटकर औजार, ये भी आपके इन्वेंट्री की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है
कि स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल इन्वेंट्री की कैटेगरी में केवल तभी आएंगे जब आपने उनको सेल करने के लिए रखा हुआ है। अभी मैंने बताया ना आपको, सेल करने के लिए रखा हुआ है तो ही वो इन्वेंट्री में इंक्लूड होगा। यदि आपने स्पेयर पार्ट्स किसी और पर्पज के लिए रखे हुए हैं या लूज टूल्स किसी और पर्पज के लिए रखे हुए हैं तो फिर वो इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, मान लो आपको एक मोटरसाइकिल परचेज करनी, मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए आप मोटरसाइकिल के शोरूम में गए, वहां पे मोटरसाइकिल देखी, पसंद आ गई, पसंद आ गई तो आपने कहा भाई ये मोटरसाइकिल मैं खरीद रहा हूँ। अब आपने उसको कहा कि इसके ऊपर सीट कवर लगाओ। ये जो एसेसरीज है ना, ये स्पेयर पार्ट्स ही तो है। सीट कवर भी लगाओ, मान लो लाइटिंग में थोड़ा आपको चेंजेस करवाना है तो डिजाइनिंग लाइट लगाओ, ठीक है ना। वो सब चीजें हैं जो अलग से आप लगवा रहे हो, वो मोटरसाइकिल वाले शोरूम ने किस लिए रखी हुई है, वो स्पेयर पार्ट्स क्यों रखे हुए हैं, सेल करने के लिए रखे हुए हैं। लूज टूल्स क्यों रखे हुए हैं, सेल करने के लिए रखे हुए हैं, इसलिए वो इन्वेंट्री में काउंट। यदि उन्होंने सेल करने के लिए नहीं रखे हुए हैं ना, तो फिर आप उसको इन्वेंट्री में काउंट नहीं। तो एक बेसिक टर्म्स आपको ये 100% ध्यान में रखनी है कि इन्वेंट्री में केवल वही चीजें रखी जाएगी जो या तो प्रोडक्शन करने के लिए या सेल्स करने के लिए या सर्विसेज रेंडर्ड करने के लिए रखी हुई है हमने, तो उनको हम इन्वेंट्री में काउंट करें। अब एक बात आती है कि फिर इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें काउंट नहीं करनी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो होती तो इन्वेंट्री जैसी है लेकिन उनको इन्वेंट्री में काउंट नहीं करते। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। सबसे पहले किसी का फार्मिंग बिजनेस है, फार्मिंग बिजनेस है, ध्यान से सुनना। मतलब कोई किसान है, अनाज उगाता है, अनाज उसके लिए इन्वेंट्री नहीं। लेकिन मान लो किसान से वो अनाज किसी होलसेलर ने खरीद लिया और अब वो उसको बेचेगा आगे रिटेलर को या कंज्यूमर को, तो उसके लिए तो इन्वेंट्री है। मतलब फार्म्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो केवल किसानों के लिए बात कर रहा हूं कि किसान के लिए फार्म्स की जो फसल है वो इन्वेंट्री नहीं। दूसरी बात, लाइव स्टॉक, जो हमारा पशुधन होता है, वो भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आता। आपके पास में कोई लाइव स्टॉक पड़ा है, मान लो घोड़े खरीदे हुए पड़े हैं जिनका आप यूज करते भी होंगे किसी भी पर्पज में, लेकिन वो हमारे स्टॉक की कैटेगरी में, इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं। माइंस ऑयल, मतलब माइंस ऑयल के लिए आप टर्म यूज कर सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज मिलती है दैट विल नॉट बी काउंटेड इन। मान लो मेरे कोई तेल का कुआं है, उसमें ऑयल है, तेल है, कोयले की खान है, उसमें कोयला है, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन इन्वेंट्री। उनको हम इन्वेंट्री में काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा शेयर्स है या बॉन्ड्स है, मान लो हमने कोई शेयर्स किसी कंपनी के परचेज किए हुए हैं, बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं, तो शेयर्स और बॉन्ड्स जो हमने परचेज किए हुए हैं वो भी हमारी इन्वेंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेयर्स और बॉन्ड्स के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ है, वो उसमें काम आएगा। उस समय उसका डिटेल से हम बात करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि शेयर्स और बॉन्ड्स जो है वो भी इन्वेंट्री की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करना है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन WIP, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है और साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो उसके पास में जो माल बचा हुआ है, सीमेंट बची हुई है, ईंटें बची हुई है, वो सब भी इन्वेंट्री में काउंट नहीं। क्यों नहीं होगी?
क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7। तो उस केस में फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 का यूज होगा। यहाँ इन्वेंट्री में उसको हम इंक्लूड, एक तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी चीज इन्वेंट्री है या नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें इन्वेंट्री की कैटेगरी में नहीं आती है। फार्म्स, लाइव स्टॉक, नेचुरल रिसोर्सेज से निकली हुई जितनी भी चीजें हैं, शेयर्स बॉन्ड्स अगर हमने खरीदे हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट पे यदि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस WIP का माल पड़ा है, तो वो आपके इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगा, ये ध्यान। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अब देखो, बेसिकली हम लोग जो इन्वेंट्री टर्म समझते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीजें इन्वेंट्री में आती है और क्या क्या नहीं। ठीक है ना। बेसिकली हम लोग जो इन्वेंट्री समझते हैं, हम लोग जिस इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, उसमें जनरली हम 3 चीजें काउंट करते हैं। जनरली कौन कौन सी चीजें काउंट करते हैं हम? रॉ मटेरियल काउंट करते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी काउंट करते हैं। थोड़ा आगे लिख लेता हूं क्योंकि मुझे ये ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, यहीं पे लिख देता हूँ। फिनिश्ड गुड्स भी काउंट करते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस भी काउंट। इन दोनों को मैंने साथ में लिखा है, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को, क्योंकि इन दोनों का इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एक ही तरीके से होगा, रॉ मटेरियल का अलग तरीके से। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की। तो इनमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का जो सिस्टम है, कल आपको बताया भी था मैंने, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो कम होगी उसके ऊपर वैल्यूएशन होगा। चलो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं, मतलब हमारे पास में नेट कितना पैसा आएगा सेल करने के बाद, जो एस्टिमेटेड खर्चा होने वाला है, चाहे वो कमीशन का हो या किसी चीज का हो, उसको लेस करके हमारे पास जितना पैसा आएगा वो नेट रियलाइजेबल। तो इसके ऊपर तो हमें कोई डिटेल से बात करने की जरूरत। बात करेंगे कॉस्ट की, कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। फिनिश्ड गुड्स या WIP की इन्वेंट्री यदि होगी तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक। ठीक है, उसके बाद में होती है रिटेल प्राइस, और थर्ड नंबर पे लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट। अभी तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब यदि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपको इसी से कॉस्ट कैलकुलेट करनी। रिटेल प्राइस को सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है और एक्चुअल कॉस्ट को थर्ड प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक क्या है। आप लोगों को पता है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है। आप जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो और उससे जो गुड्स की कॉस्ट निकालते हो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट निकलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जितना भी एक्चुअल में खर्चा होता है उससे निकलती है। आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने सबने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हो, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये तो एक्चुअल अमाउंट पे आते हैं। उसके बाद जैसे आप फैक्ट्री ओवरहेड लेते हो, तो फैक्ट्री ओवरहेड जब आप लेते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल अमाउंट नहीं लेते हो, एक्चुअल अमाउंट तो जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में,
कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड किसी चीज पे चार्ज करते हो। जैसे मान लो आपको कहा जाता है कि फैक्ट्री ओवरहेड है वो लेबर का 50% लेना है अपने को, या फैक्ट्री ओवरहेड है वो प्राइम कॉस्ट का 20% लेना है अपने को, तो आप उसी के ऊपर चार्ज करोगे। जो भी आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट किया है और प्राइम कॉस्ट आई है, उसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, तो वो या तो डायरेक्ट लेबर का 50% है तो 50% ले लोगे, प्राइम कॉस्ट का 20% है तो 20% ले लोगे, एक्चुअल अमाउंट्स पे नहीं लिए जाते हैं ओवरहेड। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक कहते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक कौन कैलकुलेट करेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट। हमारे बिजनेस में जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो हमारे बिजनेस में स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो सबसे सिंपल सी बात हो गई कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो होती है, और उसकी कैलकुलेशन कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। ठीक है। दूसरी बात, रिटेल प्राइस से कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो ये सिंपल सा तरीका होता है कि यदि आपको गुड्स की सेल्स प्राइस मालूम है, फिनिश्ड गुड्स है मान लो हमारा, उसकी सेल प्राइस आपको मालूम है, तो सेल प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दो आप, तो क्या आ जाएगी अपने पास में? कॉस्ट आ जाएगी। उस कॉस्ट को हम कहते हैं रिटेल कॉस्ट या रिटेल प्राइस। तो सेकेंड प्रायोरिटी में रिटेल कॉस्ट या रिटेल प्राइस से हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड प्रायोरिटी होती है एक्चुअल कॉस्ट की। तो एक्चुअल कॉस्ट में आप क्या चीजें लेते हो? आप सबको पता है एक्चुअल कॉस्ट में कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं हमारे। मटेरियल लेते हैं, ठीक है ना, और क्या लेते हैं? मटेरियल लेते हैं, और दूसरी लेते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। आप लोगों को मैंने जब थ्योरी समझाई थी तब बताया था कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, बताओ। जब स्टार्टिंग में थ्योरी का चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का बताया था तब आपको बताया था कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती है, याद है? मटेरियल के अलावा जो बच गया वो सब कन्वर्जन कॉस्ट ही है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो एक्सपेंसेस है, चाहे वो ओवर। डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जो कुछ भी है दैट विल बी काउंटेड इन कन्वर्जन कॉस्ट, रूपांतरण लागत। तो कन्वर्जन कॉस्ट में भी मान लो हम दो डिवाइडेशन कर लेते हैं, एक लेबर का और एक ओवरहेड का। एक्सपेंसेज भी हो सकते हैं लेकिन जनरली एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम इग्नोर कर दिया करते हैं। तो लेबर और ओवरहेड दो चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस की एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कह रहा है, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप फिनिश्ड गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हो तो मटेरियल को कौन से मेथड से कैलकुलेट करोगे? तो मटेरियल को तीन मेथड होते हैं। देखो, एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड, मतलब आपको स्पेशली सारे मटेरियल का कॉस्ट पता है कि ये मटेरियल हमने कितने में खरीदा था, तब तो आप स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड से कैलकुलेट करो। अदरवाइज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड से कैलकुलेट करो। अदरवाइज वेटेड एवरेज मेथड, भारित औसत विधि जो हमारी होती है उससे आप मटेरियल का वैल्यूएशन करो। ठीक है। तो जब भी आपको फिनिश्ड गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो उसमें आप मटेरियल जब कैलकुलेट करोगे तो या तो स्पेशल आइडेंटिफिकेशन मेथड से करोगे, उससे पॉसिबल नहीं होगा तो फीफो मेथड से करोगे, उससे पॉसिबल नहीं होगा तो वेटेड एवरेज मेथड से करोगे। लेबर तो हमेशा एक्चुअल में जितना लगता है उतना ही होता है, और लेबर के वैल्यूएशन का कोई मेथड तो होता नहीं है, तो जितना है उतना ही लेना। ओवरहेड को भी आप दो पार्ट में डिवाइड करो, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड तो वेरिएबल होते हैं, आपको पता है जितना लगा है उतना ही लेना पड़ेगा अपने को। फिक्स ओवरहेड के लिए क्या ध्यान रखना होता है? फिक्स ओवरहेड जो होता है वो हमेशा रिकवरी रेट पर लिया जाता है। किस पे लेते हैं? रिकवरी रेट।
तो रिकवरी रेट कैसे कैलकुलेट होती है फिक्स्ड ओवरहेड की? रिकवरी रेट यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन में या तो नॉर्मल प्रोडक्शन या एक्चुअल प्रोडक्शन, दोनों में से जो ज्यादा हो। यदि नॉर्मल प्रोडक्शन हमारा ज्यादा है एक्चुअल प्रोडक्शन से तो नॉर्मल प्रोडक्शन लेंगे, और यदि एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा है नॉर्मल प्रोडक्शन से तो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन लेना। ठीक है, तो ओवरहेड में, अच्छा दूसरी बात, फिक्स ओवरहेड जो ले रहे हो ना, फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, केवल और केवल फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए जाते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लेते। जब भी आप फिनिश्ड गुड्स या डब्ल्यूआईपी के स्टॉक का वैल्यूएशन करते हो तो उसमें मटेरियल लेते हैं, हम लेबर लेते हैं, ओवरहेड केवल और केवल फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं लिया जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं लिया जाता है। ये बात कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको, हाँ नहीं, दोनों में केवल फैक्ट्री ओवरहेड ही लेते हैं। ठीक है ना, तो वेरिएबल और फिक्स चाहे कोई भी हो, केवल फैक्ट्री ओवरहेड लेते हैं, और फिक्स ओवरहेड हमेशा रिकवरी रेट पर लिया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने इतनी बात पढ़ी है, ये सारी फिनिश्ड गुड्स या डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन से रिलेटेड है। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमारा लंबा चलने वाला है, लंबा मतलब अभी थोड़ा और चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया था ना आपको, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, जो कम इंपॉर्टेंट होंगे उनमें नॉर्मल नॉर्मल अंडरलाइन पॉइंट्स जो है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन इनके बारे में तो पूरी बात करनी जरूरी है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? उसके बाद अभी जो हमने बात की कि भाई एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे हम, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसी कौन कौन सी कॉस्ट है जो हमें एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करते समय नहीं लेनी है? मतलब जब भी आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन सी चीजें नहीं लेते? एक तो फाइनेंस कॉस्ट नहीं ली जाती, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं जोड़ी जाती है। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती, मतलब आपने मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स को स्टोर कर रहे हो आप गोडाउन में, तो गोडाउन की कॉस्ट नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं जोड़े जाएंगे, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, केवल फैक्ट्री ओवरहेड ही जोड़े जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड नहीं जोड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस नहीं जोड़ा जाए। नॉर्मल लॉस होता है तो वो तो आपको पता है कि हमारे बिजनेस के प्रोडक्शन का हम पार्ट मानते हैं नॉर्मल लॉस को, तो नॉर्मल लॉस हुआ है तो वो तो आपको लेना ही है, क्योंकि उससे आप प्रोडक्शन कम कर देते हो, और नॉर्मल लॉस को आप दूसरी जो गुड यूनिट होती है उसके ऊपर चार्ज करते हो। खैर ये सब चीजें बाद में पढ़ेंगे ही हम, फिलहाल आपको इतना ही बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल लॉस जो है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो ये तो अपना टॉपिक पूरा हो गया फिनिश्ड गुड्स या डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड। ठीक है, अब मान लो आपके पास में एक से ज्यादा तरह के स्टॉक है, आप 10-15 तरह के स्टॉक बनाते हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स है चाहे डब्ल्यूआईपी है, तो उनका सेपरेटली वैल्यूएशन होगा। जैसे मान लो हमारे पास में 4 तरह का गुड्स बनाते हैं, ए बी सी डी, उनकी कॉस्ट प्राइस, उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मान लो ए की कॉस्ट प्राइस है 16 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 14 रुपए, बी की कॉस्ट है 12, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 12, सी की कॉस्ट है 10 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 13 रुपए, और डी की कॉस्ट है 8 रुपए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 6 रुपए। तो आपसे पूछा यदि जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, कि आप स्टॉक का वैल्यूएशन कितने रुपए पे करोगे?
कॉस्ट कितनी है 28, 10, 38, 8, 46। नेट रियलाइजेबल कितनी है 26 और 13 39 और 6 45। तो बताओ आप स्टॉक का वैल्यूएशन कितने रुपए पे करोगे? हाँ, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 46 है और ये 45 है तो 45 पे वैल्यूएशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों में कम क्या है 14, ये दोनों बराबर है कोई भी ले लो। इन दोनों में कम क्या है 10, इन दोनों में कम क्या है 6। तो इसका वैल्यूएशन होगा 14 रुपए पे, इसका 12 रुपए पे, इसका 10 रुपए पे, इसका 6 रुपए पे। ठीक है ना? तो टोटल अपनी जो कॉस्ट आएगी इन्वेंट्री की वो 42 रुपीज आएगी। तो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 42 रुपीज पे करोगे, क्योंकि दोनों में से जो कम है वो लेना है। इस तरह का क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है सीपीटी में, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली स्टूडेंट इसको भी जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, दोनों में से जो आंसर हो कम है वो ऑप्शन में आपको 100% देगा कंफ्यूज करने के लिए। आप आंसर लिख दोगे 45, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम रॉ मटेरियल से रिलेटेड। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन किस पे होता है, ये बहुत ध्यान रखने की है। फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी का तो मैंने बता दिया, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम हो उस पे होता है। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन दो तरीके से हो सकता है, केवल कॉस्ट प्राइस पर हो सकता है या कॉस्ट प्राइस ऑब्लिक रिप्लेसमेंट प्राइस, दोनों में से जो कम हो उसके ऊपर हो। ये रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन है। तो अब आप कहोगे दोनों सिचुएशन कब लगेगी? ये सिचुएशन तो तब लगेगी जब हमारी सेल्स प्राइस जो है ना वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। सेल्स प्राइस यदि हमारी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तब तो आप रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे करोगे। लेकिन यदि हमारी सेल्स प्राइस जो है किसी भी कारण से कॉस्ट से कम हो तो उस केस में आप रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन करोगे वो कॉस्ट प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस दोनों में से जो कम होगी उसका ऊपर करो। ठीक है, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड जितनी बातें मैंने आपको बतानी थी वो सारी बता दी। अब इसके ऊपर पहले कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ लो, कोई चीज नहीं क्लियर हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से रिलेटेड, किसी को भी कोई क्या? कौन सा बताऊं? ये अभी रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम। फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन का तो नियम फिक्स है कि कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो लेना है। रॉ मटेरियल का जो वैल्यूएशन है उसके लिए कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस दोनों में से जो कम हो। तो केवल कॉस्ट प्राइस का यूज कब करना है? जब आपकी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। और कॉस्ट प्राइस या रिप्लेसमेंट प्राइस दोनों में से जो कम हो उसका यूज कब करना है? जब हमारी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम। नहीं नहीं, रॉ मटेरियल की सेल प्राइस नहीं होती, उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स बन रहा है ना उसको देखा जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मान लो हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है लेकिन मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर जो है वो फिनिश्ड गुड्स को हमारी कॉस्ट से कम पे बेच रहे हैं तो हमें भी कम पे बेचना पड़ जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसके लिए ये नियम बना। ठीक है, तो ये अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, ये भी आपके जून 81 में ही इशू हुआ था।
मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 दोनों एक ही डेट को इश्यू हो रखे हैं, ध्यान रखना है। इश्यू की डेट है जून 1981। लेकिन आप लोगों ने सबने कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम सुना हुआ है। आप मेरे को ये बता सकते हो क्या कोई भी कि जून 81 में इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम ये नहीं था, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं था। उस समय जब ये स्टैंडर्ड इश्यू किया गया था तो इसका नाम कुछ और था। किसी को पता है? नहीं पता है। जून 81 में जब ये स्टैंडर्ड इश्यू किया गया था तब इसका नाम रखा गया था चेंजेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चेंजेज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, सॉरी स्टेटमेंट्स नहीं, पोजीशन। चेंजेज इन फाइनेंशियल पोजीशन ये नाम रखा गया था इसका जून 81 में जब इसको इश्यू किया। उसके बाद में 1997 में इसको रिवाइज किया। 1997 में रिवाइज किया, नाम बदला इसका, नाम बदल के किया इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। और उसके बाद में 1 अप्रैल 2001 से इसको कंपलसरी कर दिया। हालांकि एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये सारे बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं हुआ। लेवल 2 और लेवल 3 के बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं होता है, ध्यान रखना है। अब आप पूछोगे कि लेवल 2 और 3 के बिजनेस क्या होते हैं, तो उनका बहुत अलग क्राइटेरिया है। भाई किसी की इफेक्टिव कैपिटल इतनी होनी चाहिए, उस उतनी दूर तो खैर अपने को जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आपको इतना ही ध्यान रखना है, कल को ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट सबके लिए मैंडेटरी है क्या, तो लेवल 2 और लेवल 3 के बिजनेस के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, इतना ध्यान। ठीक है, ये हुई कैश फ्लो स्टेटमेंट के इश्यू करने की बात। अब आप सबको पता है, वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या शो करते हैं? हम शो करते हैं फ्लो। किस चीज का फ्लो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम का फ्लो। फ्लो में दो चीजें हो सकती है, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। मतलब पैसा आ रहा है तो इनफ्लो है, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो। चलो दूसरी बात करते हैं, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आती है। देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश तो आती है ही, नेचुरल सी बात है। बैंक बैलेंस, और तीसरा आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या जिसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये तीनों चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किसको कहते हो आप? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे पता लगाओगे कि भाई ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म? लेस देन 12 मंथ, बिल्कुल। ये आंसर तो सबको जनरली पता होता है कि शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में हम किसको शामिल करते हैं, जिनको जिनका जो अवधि होती है, पीरियड होता है 12 महीने से कम का होता है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब हम लेते हैं, यहाँ पे जो मार्केटेबल सिक्योरिटी या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेते हैं, तो उन्हीं को लिया जाता है जिनका पीरियड 3 महीने से कम का हो, 12 महीने नहीं होता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ध्यान रखना है। इनका पीरियड कितने महीने का होगा? 3 महीने का होगा, जिनको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान। इसके बाद हम बात करें तो आप सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाया जाता है तो हमारे जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आई थिंक सब मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन से काउंट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, जिनको हम विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जनरली तो शॉर्ट टर्म की अवधि 12 महीने की होती है, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यदि आपको कोई इन्वेस्टमेंट शामिल करना है या मार्केटेबल सिक्योरिटी शामिल करनी है तो उसकी जो अवधि है वो 3 महीने से कम होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब आपको सबको पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है सारी एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन क्रिया, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, विनियोजन क्रिया, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वित्तीय क्रिया। तो 3 तरह की एक्टिविटीज हो सकती है, आप ये सब जानते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब आप सॉल्यूशन करते हो तो 2 तरह से कर सकते हो, आप सबको ये भी पता होगा। एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट मेथड केवल हमारी सुविधा के लिए होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड जो होता है वही एक्चुअल मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड में तो आप रिवर्स काउंटिंग करते हो, नेट प्रॉफिट लेते हो, उसके बाद में उसमें एड लेस जो भी करना है वो खैर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके बारे में खूब डिटेल से बताऊंगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि वो इस भ्रम में रहते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक पार्ट है। इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट केवल डायरेक्ट मेथड होता है। और डायरेक्ट मेथड से जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या क्या लेते हैं, कैश सेल्स या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, फिर इसमें से लेस करते हैं कैश परचेज या पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फिर इसमें से लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और फिर उसमें से लेस करते हैं टैक्स पेड। ये इतना करने के बाद में जो अमाउंट आता है वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट मेथड वाले को काउंट नहीं करते हैं, वो हम जब इसका पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी इतना ही ध्यान रखो कि केवल डायरेक्ट मेथड ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना। अच्छा, और हम आगे बात करें इसके ऊपर तो देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो जो इन्वेस्टिंग बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस होते हैं जो इन्वेस्टिंग बिजनेस होते हैं। अच्छा चलो, इसकी बात बाद में करूंगा मैं। ये तो हो गई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की परचेज या सेल। परचेज करोगे तो कैश आउटफ्लो होगा, सेल्स करोगे तो कैश इनफ्लो। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर यदि आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेते हैं, शेयर, डिबेंचर, लोन, ये 3 चीजें तो हो गई। मतलब शेयर इश्यू करते हो या शेयर का रिडेम्पशन करते हो।
डिबेंचर इशू करते हो या डिबेंचर का रिडेम्पशन करते हो, और लोन लेते हो या लोन का वापस पेमेंट करते हो, ये सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। डिबेंचर और लोन पे हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और शेयर्स पे हम डिविडेंड पेड करते हैं, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और टैक्स पे। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है या नहीं होता? नहीं होता, इसलिए हम इसको लेस नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आप लेस नहीं करते। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इज डेप्रिसिएशन एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आप कहोगे हाँ होता है, लेकिन यहाँ लेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो होता है, लेकिन नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए लेस नहीं करते। डेप्रिसिएशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है या नहीं है। डेप्रिसिएशन के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, बिजनेस की जनरल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लेकिन उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शामिल इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में नहीं होता है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और टैक्स पेड ये आ गए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट की परचेज या सेल आ गई, और इंटरेस्ट और डिविडेंड यदि इन्वेस्टमेंट पे रिसीव हो रहा है तो वो आएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन, और डिबेंचर के ऊपर और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो वो आएगा, और शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पेड कर रहे हो तो वो आएगा। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिंग बिजनेस होते हैं, उनके लिए कंडीशंस बदल जाती है। हालांकि ये चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिटेल से बताऊंगा आपको। जैसे आज मान लो कोई बैंक, अब बैंक लोगों को पैसा लोन दे रहा है या लोगों से डिपॉजिट्स ले रहा है, तो ये बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आप उस समय ये नहीं कह सकते भाई लोन तो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, क्योंकि बैंक का काम ही यही है ना, लोगों से डिपॉजिट्स लेना, लोगों को लोन देना, जिनको लोन दिया है उससे इंटरेस्ट लेना, जिनके डिपॉजिट्स लिए हैं उनको इंटरेस्ट पेड करना, ये बैंक का काम है। तो जब बैंक का काम ये है ना, तो बैंक की ये सारी एक्टिविटीज जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी कैश फ्लो जब हम पढ़ेंगे तो खूब डिटेल से इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। फिलहाल जो बात की है वो ध्यान रखनी है आपको। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक्टिविटीज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद में कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। किस चीज के नोट्स बनाने पड़ते हैं? नोट्स बनाने पड़ते हैं एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। भाई जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक साथ दिखाओ, तो नीचे नोट में अलग अलग दिखाओ कि भाई कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना है, वो नीचे अलग से दिखा दो, और इनकी जो एक्चुअल टोटल है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। तो ये चीज आपको नोट्स में दिखानी पड़ेगी। दूसरी बात, मान लो नोट्स में आपको और क्या चीज दिखानी है, तो जैसे मान लो अंडर ड्रॉन बोरोइंग फैसिलिटी होती है, अंडर ड्रॉन बोरोइंग फैसिलिटी। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन लिया, लोन आपका अप्रूव हो गया, पास हो गया, लेकिन आपने लोन का पैसा नहीं उठाया,
तो ये चीज भी आपको नोट्स में दिखानी पड़ेगी कि हमने लोन अपना अप्रूव तो करा लिया है, पास भी हो गया है, लेकिन हमने इस पैसे को अभी तक यूज। बैंक का मिनिमम बैलेंस ये भी शो करना पड़ेगा। मान लो जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, तो करंट अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए आपको रखने जरूरी है, उससे कम आप रख नहीं सकते। तो 50,000 तो हर समय आपको एनी टाइम बैंक में रखने ही पड़ेंगे आईसीआईसीआई के। तो उस केस में आप मिनिमम बैलेंस को भी नोट्स में शो करें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो होती है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपने को, ये आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज खूब टाइम लिया मैंने। दोनों स्टैंडर्ड पे टाइम लग जाता है नो डाउट, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इनके ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे टोटल मान लो 32 में से 10 एक स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो हम फुल डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी स्टैंडर्ड जो है रिमेनिंग, उनके लिए केवल आउटलाइंस ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है और ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी डीप में से नहीं होती है। ये स्टैंडर्ड तो सबकी जुबान पे होते हैं, सबको याद होते हैं, इसलिए इनमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज खूब ज्यादा, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड अभी मैंने आपको बताए। अब लेता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकांशतः लोगों को तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 का नाम ही याद नहीं होता कि क्या नाम होता है। आप में से किसी को याद है? हाँ, बिल्कुल सही है। कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस। ये इतना कंफ्यूजेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि जनरली समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो आपको मैं जो चीज बता रहा हूं बस उसको ध्यान में रखना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका एकदम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुआ था नवंबर 82 में। इश्यू कब हुआ है? नवंबर 82 में। और इसको रिवाइज किया था 1 अप्रैल 95। इश्यू तो हुआ है नवंबर 82 में और रिवाइज किया है 1 अप्रैल 95। ठीक है, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ही, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उनकी डेट भी याद कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। सबकी नहीं कराऊंगा, जो 10 एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है उनकी डेट भी याद। इसमें होता क्या है, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखनी है, इसका पूरा पूरा रिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 के साथ होता है। 29 कौन सा स्टैंडर्ड है अपना? प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स। अब इसका रिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 के साथ कैसे है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 में प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी और कंटिजेंट एसेट्स की केवल बारे में केवल बताया गया है। उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो सारे इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 से ही अप्लाई होते हैं। इसलिए इसका पूरा पूरा रिलेशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 29 के साथ होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेन बात क्या है कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मान लो हमारे बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2016। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट की डेट जरूर है, लेकिन क्या वास्तव में 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट बन जाती है क्या बिजनेस की? बन ही नहीं सकती। 31 मार्च तक के तो ट्रांजैक्शन लेते हैं, बैलेंस शीट उस दिन तक बनेगी नहीं। उसके बाद आप उसको बनाओगे, फिर मैनेजमेंट के पास अप्रूव करने के लिए भेजोगे, तो लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं। तो हम बैलेंस शीट के अप्रूव की डेट ले लेते हैं 30 जून 2016। इस दिन ये अप्रूव्ड हो रही है हमारी, और बनाने की डेट हमारी 31 मार्च 2016 है, क्योंकि इस दिन तक बनानी ही पड़ेगी। कई बार ऐसी चीजें होती है जिनका हमें आभास होता है,
आभास होता है उनको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। आभास किस चीज का होता है? कोई भी लॉस होने का। जैसे बैलेंस शीट 31 मार्च को बनाते हो तो आपको आभास होता है कि भाई अपना बैड डेब्ट हो जाए, या किसी कस्टमर के बारे में आपको सूचना मिली कि भाई ये कस्टमर फेल हो गया है, अब इसके पैसे आने मुश्किल है। तो 31 मार्च तक तो वो पैसे डूबे नहीं है हमारे, लेकिन आभास तो हो गया ना अपने को। इनको हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। जैसे बैड डेब्ट बताया मैंने आपको, मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और हमारे को आभास हो गया 31 मार्च को कि भाई ये इंश्योरेंस क्लेम हमारा पास नहीं। या मान लो हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और हमें 31 मार्च को ये आभास हो चुका है कि भाई ये केस हम कोर्ट में हार गए। तो जिन चीजों का आभास आपको पहले से हो जाता है, पहली बात तो उनके लिए आपको प्रोविजन बना लेना चाहिए। उनके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। मान लो प्रोविजन नहीं बनाया तो जब आप 31 मार्च की बैलेंस शीट की रिपोर्ट तैयार करोगे तो उसमें ये लिखोगे कि भाई हमारे हिसाब से ये घटनाएं, ये इवेंट्स फ्यूचर में हो सकती। वो आपने लिख दिया, उसके बाद आप उसको क्या कहोगे? एडजस्टिंग इवेंट्स को। लेकिन कोई चीज का आपको आभास ही नहीं हो रहा, उसको आप एडजस्टिंग इवेंट्स थोड़ी कहेंगे, उनको तो हम नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स कहेंगे। जैसे अब 31 मार्च को आपको बैलेंस शीट बना रहे हो आप, ठीक है ना? आपको आभास थोड़ी है कि अगले 2 महीने में आपके बिजनेस में आग लगने वाली है। अब 2 महीने बाद आग लग गई, आपको पहले से आभास तो था नहीं। तो इनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। तो एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का फैक्टर क्या है, ये समझने की बात है। हम ये कहते हैं कि भाई यदि किसी चीज का आभास आपको 31 मार्च 2016 को हो गया है, बैलेंस शीट की डेट को हो गया है, और वो इवेंट आपकी बैलेंस शीट के अप्रूवल की डेट से पहले हो जाए। जैसे हमें कस्टमर की सूचना मिल गई थी 31 मार्च को कि अमुक कस्टमर है वो फेल हो गया है और उसके पैसे डूब जाए, हमने अपने मैनेजमेंट को बता दिया, हमें आभास था। मई में वो पैसे डूब गए वास्तव। तो 31 मार्च तक तो वो पैसे डूबे नहीं थे, हमारे बैड डेब्ट्स नहीं था ना, लेकिन मई में डूबे हैं। तो जब आप 30 जून को अप्रूवल कराने के लिए बैलेंस शीट लेके जाओगे मैनेजमेंट के पास, तो आप उस बैड डेब्ट्स को 31 मार्च वाली बैलेंस शीट में शो कर देना, क्योंकि आपको पहले से आभास था कि ये पैसा डूब सकता है। भले इवेंट बाद में हुआ है, 31 मार्च के बाद हुआ है, इसका नाम ही यही है। देखो, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की डेट के बाद में होने वाले इवेंट। तो ये इवेंट बैलेंस शीट की डेट के बाद में तो हो रहा है, लेकिन अप्रूवल से पहले हो गया, इसलिए आप इसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में डाल दो। कोर्ट केस है, हार गए, पैसे देने पड़ेंगे अपने को, उसको भी आप 31 मार्च की डेट को डाल दो। भले आप हारे मई में हो, लेकिन आपको आभास तो 31 मार्च को हो गया था ना कि भाई हम ये कोर्ट केस हार सकते हैं। तो फिर उस केस में आप उस इवेंट को 31 मार्च की बैलेंस शीट में एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पहले से आभास था। लेकिन मई में आग लग गई, स्टॉक जल गया, उसका आभास थोड़ी था अपने को, नहीं था, तो फिर आप उसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में नहीं डालोगे, उसको फिर नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में डालना। तो जिन चीजों का आभास है उनके लिए आप एडजस्टमेंट करोगे, उनको हम एडजस्टिंग इवेंट्स कहते हैं, ये ध्यान। हालांकि आपको किसी गेन का आभास हो रहा है तो आपको पता है कि प्रूडेंस प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग गेन के लिए हम कोई प्रोविजन, हमें आभास हो गया कि हम एक लॉटरी जीतने वाले हैं और जीत भी गए, मई में जीत गए। 31 मार्च को आभास भी था हमें, मई में जीत भी गए, लेकिन उसको आप 31 मार्च की डेट में नहीं डाल सकते, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉइड हो जाएगा इस कंडीशन। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये क्लियरली कहता है कि गेन के लिए मत सोचो, प्रॉफिट के लिए मत सोचो, फ्यूचर में होने वाले लॉसेज के लिए जरूर सोचो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए आपको सोचना। तो मेन चीज ये है, आपको तो ये देखना है कि वो यदि एडजस्टिंग इवेंट्स है,
मतलब हमारे को पहले आभास हो गया था, तब तो आप उसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में डाल दो, भले वो 31 मार्च के बाद हो। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है तो आप उसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में मत डालो। क्यों? क्योंकि वो फिर अगले साल में जाएगा। लेकिन नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या है? कि यदि कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स ऐसा इवेंट्स हो जाए जो हमारे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के ऊपर इफेक्ट डालता है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या है हमारा? भाई हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। अब 31 मार्च निकल गई, ठीक है ना, 15 मई को आपके बिजनेस में आग लगी, और ऐसी आग लगी कि पूरा बिजनेस जल गया, कोई इंश्योरेंस भी नहीं कराया हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। अब हमने सोच लिया कि हमें बिजनेस बंद करना है। तो जब बंद करना है तो गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल इफेक्टेड हुआ या नहीं हुआ? इससे हो गया। तो जब आपका गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल यदि इफेक्टेड हो रहा है तो उस केस में आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को भी 31 मार्च की बैलेंस शीट में डाल सकते हो, क्योंकि अब आपको आगे बिजनेस रन ही नहीं करना है। तो अगले साल की बैलेंस शीट क्यों बनानी है फिर? जब आपको आगे बिजनेस ही रन नहीं करना है तो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट आप बनाओगे ही नहीं, जरूरत ही क्या है? तो फिर भले आग 15 मई को लगी है ना, तो भी आपको 31 मार्च की डेट को उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को सेट कर देना। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4। इसमें बस इतनी सी एक चीज और ध्यान रखने की, जैसे मान लो आभास हो गया। अब आभास भी कितने परसेंट हुआ है? यदि आपको हाई लेवल का आभास हुआ है, मतलब आप श्योर हो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा श्योरिटी है आपकी, तब तो उसके लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। मान लो कोई डेटर्स है, वो डूबने वाला है, और हमें 50% से ज्यादा श्योरिटी है कि वो डूबेगा, हमारा पैसा डूबेगा, तब तो आपको उसके लिए प्रोविजन बना लेना। यदि आपको उसका आभास जो है वो 5 से 50% तक है, 5 से 50% तक है, तो केवल आप इसको नोट में दिखा दो, बैलेंस शीट के नीचे प्रोविजन बनाने की जरूरत है। और यदि आपका आभास 5% से कम है, जैसे बिल डिस्काउंटेड जो होते हैं, बिल डिस्काउंटेड क्या होते हैं आप सभी समझते हो। मेरे पास कोई बीआर आया, मैंने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, अब वो बीआर का पेमेंट तो वो व्यक्ति करेगा जिसने मेरे को बीआर दिया है, लेकिन कल को उसने पेमेंट नहीं किया तो हमारे गले में आएगी कि नहीं आएगी? पेमेंट बैंक तो हमसे मांगेगा। तो ये आपका चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि जनरली जिसने आपको बीआर दिया है वो पेमेंट भी करेगा, लेकिन 0 से 5% फिर भी चांस है, तो उनको फिर हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट के नीचे हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज दिखाते हैं, तो उनको हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं। तो ये आपके सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4 से रिलेटेड है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब जैसे प्रपोज डिविडेंड होता है, अब 31 मार्च को आपको पता है कि डिविडेंड तो डिक्लेयर करना ही है अपने को, तो 31 मार्च को आप प्रपोज डिविडेंड का प्रोविजन बनाओगे या नहीं बनाओगे? एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग है? नो डाउट एडजस्टिंग है, क्योंकि जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा शेयर होल्डर को। तो प्रपोज डिविडेंड भले आप पेड मई में कर रहे हो, लेकिन 31 मार्च की डेट में आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट। तो मेन इसकी बात जो है वो इतनी सी ही ध्यान रखनी है आपको, कि बैलेंस शीट की डेट और अकाउंट अप्रूवल की डेट के बीच में यदि कोई इवेंट होता है, और यदि वो एडजस्टिंग इवेंट है, हमें पहले से उसका आभास हो रखा है, तब तो आप उसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में दिखा दो। यदि हमें पहले से कोई आभास नहीं था, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो फिर आप उसको 31 मार्च की बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे, फिर वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा। अब ईमानदारी से बताऊं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 100 लोगों को आप पूछ लेना, 98 गलत बताएंगे, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। और मैंने आपको छोटी सी बात में समझा दिया कि आपको करना है। सबको समझ में आया या नहीं आया स्टैंडर्ड? बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई पॉइंट पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो।